रमीला को ससुराल में आए हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन उनके भैया भाभी उनसे मिलने भी नहीं आते और उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? क्यों न मैं कुछ दिन मायके रहने चली जाती हूँ। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन रमीला अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुंचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। अरे घर पर तो ताला लगा हुआ है, हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई हो। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, निशा भाभी के मोबाइल पर फोन करती हूँ। रमीला अपनी बड़ी भाभी को फोन मिलाती है, पर फोन ही नहीं मिल रहा था। तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे रमीला बिटिया, कैसी हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ पता है कि भाभी कहाँ गई है? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। वो तुम्हारे भतीजे रोहित का बर्थडे है ना, वही मनाने के लिए गए हैं, विदेश गए हैं। बिटिया यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। पूरे रास्ते कुछ ना कुछ सोचती रहती है। भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, पर विदेश ट्रिप तक की घूमने जा रहे हैं, वो भी देश से बाहर। विदेश में मुझे एक बार फोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रही। जैसे ही वो वापस ससुराल पहुंची तो उसके सास और पति दंग रह गए। अरे बहू, तुम वापस आ गई? तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना? क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी विदेश गए हैं, रोहित का बर्थडे मनाने के लिए। सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके दोनों भाई और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ, कम से कम एक फोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए हम इतने लोन लेकर पूरी शादी का खर्च उठाया था। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। बहू, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ से आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है। यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तो तुम दोनों की लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, ना तुम्हारे ससुर जी ने और ना ही अमित ने। छोड़ो कमला, ये सब कहने की क्या जरूरत है। बहू पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बातें सुनकर ये और परेशान हो जाएगी। अब कोई नहीं रमीला, हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या उसके मायके वालों का, बात एक ही है। अगले 1 महीने तक रमीला के भाई भाभीियों ने एक भी फोन नहीं किया। अचानक 1 महीने बाद एक दिन जब रमीला अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दे, पर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगी। सुनो, ये तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना? इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए, पर इन्होंने आकर भी मुझे फोन नहीं किया। चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना रमीला, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो? रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जरा पूछो तो, वो मेरी भाभियां है, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। रमीला जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियां उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ, देखो उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी। चलो अब घर चलते हैं। घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो ये सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। एक दिन रमीला अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है रमीला बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील से कर लिया। मुझे बात ही समझ नहीं आई, अब मैं क्या ही बोलता कि मुझे क्यों हटा रहे हो। मेरा बोलना भी सही नहीं था ना, पर मैं ये तो कहूंगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। वो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले।
मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीियों ने तुमसे बेईमानी की है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभीियों से ले सकूं। एक बार वो कहते तो सही कि बहन हम तुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है। वो माफी के लायक ही नहीं है। प्लीज अंकल मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटी। हाँ रमीला, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था, यह बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं अपने भाई भाभी उसे अपने पापा की जायदाद का हिस्सा जरूर लूंगी जो वो मेरे लिए छोड़कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से रमीला को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो उसके नाम करके गए थे। पर रमीला को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है, भूल जाए कि आपकी कोई बहन भी थी नहीं। ऐसा मत कह रमीला, हमसे गलती हो गई। हाँ रमीला, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। रमीला की आंखों में आंसू थे, उसने हमेशा के लिए अपने भाई भाभीियों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभीियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी। दोस्तों, कहानी अच्छी सी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।